अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाब सर का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सोहाब सर। नए दिन का आगाज़ तो आपने कर लिया, लेकिन नई सोच होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नई और थोड़ी सी मुनफरिद, दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप। हम ऐसी चीज़ों को अपने इर्द गिर्द तो बहुत देखते हैं और मुझे नहीं समझ आती उन लोगों की जो हमेशा ये लेम एक्सक्यूज़ देते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वसाइल कम है, हमारे पास मसाइल बहुत सारे हैं। मुझे लगता है जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है वहाँ पर ट्रेंड सेटर बनना कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा आसान होता है। उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से किया। अगर नहीं किया तो इस दिन का आगाज़ अच्छे से करें। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि ये इसकी मिसाल ऐसी है कि आप सुबह उठते हैं और सोचते हैं कि ज़िंदगी एक जंग है, हमने इसको लड़ना है। सारा दिन मुश्किलात होंगी, परेशानियाँ होंगी और वो सारा दिन आपको फेस करनी भी पड़ती हैं। एट द सेम प्लेस आप जैसे नमाज़ पढ़ते हैं, उसकी नीयत करते हैं, तो एट द स्टार्ट ऑफ द डे अगर आप नीयत करें इस चीज़ की कि आज का दिन अच्छा होगा, बहुत आसान तर होगा, आपके सारे काम 110% या 500% इंशाल्लाह ज़रूर पूरे होंगे। तो यकीन करें, आप इस बात पर एक बार फिर से यकीन कर लें कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आज के स्पेसिफिकली अगर प्रोग्राम की बात की जाए या अगर आज के सब्जेक्ट की बात की जाए, नई बात मीडिया नेटवर्क, चौधरी अब्दुर्रहमान, हमारे जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, मैंने हमेशा इस इदारे को उन लोगों को प्रेफर करते हुए देखा है जो कि एक मुनफरिद सोच रखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज़, एक इतना सा छोटा सा आइडिया जिस पर एक एम्पायर खड़ा किया जा सकता है, प्लस एक छोटा सा और मुनफरिद आइडिया आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। सभी लोग सोचते हैं, अगर हम पाकिस्तान की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, तो जो बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़हीन लोग हैं, अभी वो अपने दिमाग का सिर्फ 3 to 4% यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल से हम तो दिमाग यूज़ करते नहीं हैं, ज़्यादातर हम दिल यूज़ करते हैं। तो दिमाग यूज़ करें, कुछ मुनफरिद सोचें और इस चीज़ का गिला छोड़ दें, ये लेम एक्सक्यूज़ छोड़ दें कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ब्लेम गेम से ज़रा बाहर निकलें। कंसर्न डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, हमारे सियासतदान, हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें वो क्या कर रही हैं, हमें कितना हेल्प आउट कर रही हैं। हमेशा आपसे सवाल मेरा ये होता है कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। इनिशिएटिव यानी पहला स्टेप ही हमेशा मुश्किल होता है, चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। ये एक ऐसी एग्जांपल है जो कि मैं कोट करूंगी आज के प्रोग्राम में। लाइव एग्जांपल मेरे साथ मौजूद हैं, आपका तारुफ कराती हूँ। मेरे साथ आज पाल में मौजूद हैं आलिया अली ने, कहते हैं बेसिकली ये बाइकर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं मेडिकल की स्टूडेंट है और इनकी स्पेशलिटी जो कि मैं अपने प्रोग्राम में डिटेल में डिस्क्राइब करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप आलिया से सुने। बाइक पे नॉर्दर्न एरियाज जाने का हर किसी को बहुत ज़्यादा शौक होता है, लेकिन हम जैसे बंदे गाड़ी पे जाने से पहले सोचते हैं कि यार प्रिकॉशंस करनी है, हमने बहुत सारी चीज़ें देखनी है। खुंजराब पास तक जाना, रास्ते में बाबूसर टॉप, गिलगित बल्तिस्तान, हुंजा, आपकी टनल, मतलब हमने सी पैक को देखा कि किस तरह से काम किया जा रहा है नॉर्दर्न एरियाज में। उन सब चीज़ों को डिग आउट करने के बाद खुंजराब पास तक बाइक पे पहुंचना, बीइंग अ वुमन, इट्स अ प्राउड मोमेंट। आलिया से मैं आपको मिलवाऊंगी, दूसरे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी मिलवाऊंगी। एक छोटा सा पैकेज है आलिया पे, डिटेल में वो देखें, उसके बाद आपको तारुफ में ज़रा आसानी हो जाएगी। हैव अ लुक। बेशक किसी भी माशरे में तरक्की हमेशा मर्द और औरत के बाहम चलने से होती है। कहा जाता है मर्द और औरत गाड़ी के 2 पहियों की तरह होते हैं, लेकिन आज की औरतें मर्द को हर मैदान में पिछाड़ने का हुनर रखती हैं। बात करते हैं एक ऐसी ही 19 साला बाहुनर लड़की आलिया की, जिसने हर मुश्किल रास्ते को बआसानी अबूर किया। आलिया ने कश्मीर से लेकर हुंजराब पास तक सारा रास्ता बाइक पर सफ़र किया। आलिया अली ताहिर, जिन्होंने सिर्फ 19 साल की उम्र में अकेले मोटर बाइक पर पूरे पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया। कश्मीर, वादी नीलम, वादी लीपा, नारान, अस्तोर, हुंजा, हुंजराब पास और फिर वहां से वापस लाहौर। ये वो वाहिद लड़की है जिसने कश्मीर के रास्ते से नूरी पास क्रॉस किया। ये वो रास्ता है जहां बड़े बड़े बाइकर्स हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आलिया ने किसी भी रुकावट को आड़े नहीं आने दिया। बाइकिंग के साथ साथ आलिया प्री मेडिकल की होनहार तालिबा भी हैं। ओह माय गॉड, राउंड ऑफ अपलॉज फॉर आलिया। आलिया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ आर यू? ऑल गुड? यस। कब वापस आई हैं, पहले मुझे ये बताएं। लास्ट थर्सडे। लास्ट थर्सडे। और देखिए हमने बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं किया, आलिया को फ़ौरन से मॉर्निंग शो में बुला लिया। आलिया वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपसे डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सफ़र आपने कैसे तय किया। वन एंड ओनली हमारे साथ मौजूद है हमजा शेख, इन्हें कहते हैं और फूड एक्सपर्ट हैं। न्यू टीवी से बहुत पुराना और बड़ा स्ट्रॉन्ग और बड़ा अच्छा ताल्लुक है इनसे, लेकिन आज लाहौर आने के लिए इन्होंने खुसूसी वक्त निकाला। हमजा थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत बहुत शुक्रिया।
मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है आप लोगों को फिर से ज्वाइन करना और आप लोगों के साथ बैठ के गपशप करना। हमारे शोज मुन्नियों का हो या लाहौरन का हो, आपके बगैर नामुकम्मल है, Thank क्योंकि you so हमारी much. टेबल जो होती है उसमें आप हमेशा देखते हैं बेकरी आइटम्स को, और बेकरी आइटम्स हमेशा खाने से मना करते हैं, लेकिन हमजा को हमेशा मैंने इस तरह से बेकरी आइटम्स बनाते हुए देखा है कि आप उसे मना नहीं कर सकते, आपको बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि आप इंग्रेडिएंट्स कौन से यूज कर रहे True हैं, that. एक चीज आपके लिए प्रोडक्टिव है या नहीं है, और बेकरीज की जो चेन है हमजा उसको बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो हमजा से इसी वाले से जानते हैं, हमजा डॉक्टर्स और डाइट कॉन्शियस लोग तो हमेशा बेकरी से मना करते हैं, True लेकिन that. आपको मैंने देखा है कि आप इस चीज को कीप इन माइंड रखते हैं कि डाइट को कैसे कंट्रोल एग्जैक्टली देखिए हमारे पास ऐसी चीजें भी हैं जो कीटो फ्रेंडली हैं या जो लोग स्पेशल डाइटरी नीड्स पे हैं वो ले सकते हैं, शुगर फ्री भी है, और हम अपनी सारी बेकिंग फ्री रेंज एग्स से करते हैं जो कि आपको पता है कि देसी मुर्गी के अंडे और क्रूअल्टी फ्री और तरीके से उनको Exactly, एक्सट्रैक्ट यही लिया बात जाता है। है। एग्जैक्टली तो वी यूज द बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स और उसके साथ हम बेहतरीन एग्जीक्यूशन करते हैं। आप मीठा खाएं, आप सब कुछ खाएं, मॉडरेशन में खाएं, यू डोंट हैव टू हैव इट एवरी डे और इतना इतना, थोड़ा सा खाएं, एंजॉय करें, एक एक्सपीरियंस लें, दैट्स इट, दैट्स व्हाट वी आर एंडोर्सिंग कि आपको एक बहुत ही प्रीमियम आर्टिसनल क्वालिटी का बहुत अच्छा डिजर्ट, मीठा केक बहुत अफोर्डेबल प्राइस पे, कंपैरेटिवली कीपिंग द क्वालिटी इन माइंड। हम उसको कमर्शियल बेकरीज के साथ प्राइस रेंज को नहीं कंपेयर कर सकते, but keeping those Italian and Belgian chocolates in your mind and all those luxury creams and you know all the Stuff. the exotic ingredients, तो उसको मद्देनजर रखते हुए we have kept our prices very reasonable and maybe that is the key to our success inshallah। अभी तो इट्स जस्ट आवर स्टार्ट, लाइक इट हैज बीन 4 मंथ्स। एक पॉइंट जो आपने ऐड किया उसको मैं दोबारा से इंडोर्स करती हूँ, इसलिए कि देखिए एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, Yeah, हर चीज true. की ज्यादती बुरी होती है। आप बेकरी आइटम्स खाना शुरू करें और रोज खाएं और दिन में 4 दफा खाएं तो true अंडरस्टूड सी बात है कि भी आपका वेट गेन ही होगा। तो इतदाल से अगर ऊपर से अगर आप बेकरी आइटम्स बेकरी से जाके लेते हैं तो कॉन्शियसली आपको देखना पड़ता है इसकी प्रोडक्शन कहाँ पे हुई है, इंग्रेडिएंट्स क्या यूज हुए हैं। लेकिन हमसा को अगर आप डायरेक्टली ऑर्डर करते हैं तो जो चीज घर में बनती है बिल्कुल एग्जैक्टली, क्रॉस उसका कोई कंटामिनेशन name देखें नहीं क्या है कि हमने कोरोना के अंदर ये सब स्टार्ट किया। Yes. तो वी वर वेरी केयरफुल कि हम अपना सेटअप ही इस तरह से बनाएं कि क्रॉस कंटामिनेशन बहुत ज्यादा ना हो या ह्यूमन कांटेक्ट बहुत ना हो। Exactly. जो हमारा मतलब मेरे साथ जो हेल्पर्स होते हैं दे आर प्रॉपर्ली इक्विप्ड विद एवरीथिंग, ऑल द मास्क्स एंड बॉडी सूट्स। वो एक ही बंदा जो हमारे पास प्रेमिसेस के अंदर रहता है, हमारी उनके साथ कमिटमेंट ऐसी है कि वो बाहर जाके लोगों से नहीं मिलेंगे Exactly. जब तक सब कुछ सेटल डाउन नहीं होता। तो उसके लिए हम उनको एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हैं। वो एक ही बंदा एक चीज को बनाता है, फिर वो चिलर में चली जाती है और चिलर से सील पैक होके तो आगे डिलीवर होती है जहां पे भी उसने होना होता है। तो इसमें देखिए क्रॉस कंटेमिनेशन का चांस बहुत कम है। नॉर्मली नहीं तो बेकरीज में आपको पता है ट्रेज में होती हैं चीजें और वो बड़ी लॉरीज में और ट्रक्स में होती हैं और वो ऐसे ही उठा के अंदर ला रहे होते हैं, रख रहे होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा वो जगह बुरी है, हम खुद वहां पे जाते हैं और सब कुछ खाते हैं और मैं भी सब अच्छी बेकरीज से सब कुछ एंजॉय करता हूँ। बट द पॉइंट इज अभी जो मद्देनजर रखते हुए हालात को हमने किया है वो ये कि क्रॉस कंटेमिनेशन से बचा जाए और बहुत एक हाइजीनिक एटमॉस्फेयर के अंदर अच्छा हमसे देखिए काम वही है जो आप कर रहे हैं और जी। बहुत सारी बेकरीज और भी कर रही हैं और बहुत सारे लोग घर में भी कर रहे जी। हैं। बस उस काम को मुनफरिद अंदाज में करना, दैट इज कॉल्ड Exactly. प्रोसेस आप तेज करते हो कि काम तो पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में, हर कोने में, हर जगह ये काम हो रहा है, लेकिन डिफरेंटली मुनफरिद अंदाज में आप कैसे कर रहे हैं कुछ चीज़ों को कीप इन माइंड रख के। ये चीज़ होती है जो कि आपको मुनफरिद बनाती है। अच्छा घूमने फिरने का शौक तो सबको होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा है, और सारे गाड़ी पकड़ते हैं, सामान रखते हैं और भी हम निकल जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, लेकिन उसी जगहों का सफ़र, उन्हीं रोड्स का सफ़र, उन्हीं नॉर्दर्न एरियाज़ का सफ़र एक मुख्तलिफ अंदाज में करना, एक मुख्तलिफ सोच के तहत करना कि पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना है और इस तरह से एक्सप्लोर करना जैसे पहले कभी किसी ने नहीं किया। ये क्रेडिट जाता है आलिया को। आलिया बाइक पे जाना, बीइंग अ वुमन, यू नो, आप समझे कि ये मैं आपको क्रेडिट भी दे रही हूँ, लेकिन ये इसको करने से पहले बंदा 100 दफ़ा सोचता भी है। आपको किसने इनकरेज किया इस हवाले से? अब्बा साथ थे, अम्मा साथ थी? इस हवाले से मेरे अब्बा अम्मा दोनों मेरे साथ थे। अच्छा। दोनों ने मुझे बहुत इनकरेज किया था। मैं थोड़ी स्टार्ट में शायद थी कि नहीं मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं रोड पे चलाऊंगी एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा, इस तरह से ना बहुत सारे मुझे एक लो कॉन्फिडेंस हो रहा था बार बार। लेकिन मेरे अब्बा अम्मा दोनों ने कहा नहीं चलो, मेरी अम्मा तो मेरे साथ बैठ जाती थी, वाह मैं जी, बैठूंगी वाह, तुम्हारे that's a good thing. साथ, मैं बैठूंगी, कुछ नहीं होता, मैं गिर जाऊंगी ना कुछ नहीं होता, हम साथ चलेंगे और मैंने तुम्हें आगे बढ़ाना है, आगे सिखाना है। और मेरे फिर अब्बा ने जब मेरा इस तरह से शौक देखा, मुझे जाए मना करने के, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और ये होता है ना कि हाँ बाइक सीख ली आप मार्केट तक चल जाइए, वो नहीं, मुझे वो नॉर्दर्न एरियाज़, मैंने कहा मैं नॉर्दर्न एरियाज़ घूमना है, वो मुझे ओवरऑल उनका है कि ये इसने घूमना है,
तो ये घूमे। ओवरऑल पाकिस्तान का हमारा एक प्लान है कि अब हमने जाना है। अच्छा आलिया, देखिए आप रोड्स की बात करें, वहाँ तो रोड्स भी नहीं होते, जस्ट टॉकिंग अबाउट कि वो तो पहाड़ होते हैं, अप्स एंड डाउन्स और बड़े क्रिटिकल से रास्ते होते हैं, कर्व्स बहुत मुश्किल होते हैं। गाड़ी में तो आप सोचते हो कि यार यहाँ नहीं देखना, वहाँ नहीं देखना। अच्छा बाइक पे किया, कितनी देर में आप, अगर लाहौर की बात की जाए, लाहौर से आपने अपने सफ़र का आगाज़ किया, खुंसराव पास तक कितने दिनों में पहुंच गए आप बाइक पे? खुंजराब पास तक 5 डेज लग गए थे। अच्छा। क्योंकि रास्ते में हम कहीं पे स्टे भी किया जो होता है, और रास्ते में गिलगित है, चिलाज, बब्स टॉप, इन जगह पे थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी हमने साथ साथ ले ली। ये नहीं कि बस बाइक चला के पहुंच गए, साथ साथ इंफॉर्मेशन उस जगह की लेनी कि यहाँ क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या कल्चर्स हैं। तो एक्सप्लोर वहाँ पे ये मेन मकसद यही है कि जो वहाँ लोग नहीं जा सकते हम उनको बता सकें कि आएँ आप यहाँ पे ये कल्चर्स हैं। अक्सर लोग घबरा भी जाते हैं कि ट्रैक्स कैसे है वो, तो मैं कहती हूँ कि ये जो ट्रैक्स हैं, ये जो रास्ते हैं, ये हमसे बातें करते हैं। क्या ये जो मैं बाइक लाती हूँ, तो ये बात। मुझसे बातें करते हैं कि आलिया आओ, हम आपका इस्तकबाल कर रहे हैं, ये ब्यूटी है नीचे, अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है। पेट्रियोटिक एट दैट टाइम बहुत, जब मैं बहुत। नॉर्दर्न एरियाज जाती हूं, आई एम टेलिंग यू, जो लोग मुझे स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं वो बाकायदा इस चीज को फील भी करते हैं कि वहां जाकर महसूस होता है पाकिस्तान, इतना खूबसूरत पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान। अच्छा ये चीज़ आप एक्सप्लोर करते वक्त आपको पता लगता है कि पाकिस्तान की इंटेंसिटी क्या है, हमारे पास क्या क्रेडिबिलिटी है, यहाँ बैठ के हमें रियलाइज नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। अच्छा तो आपने, अच्छा आपका एक्सपीरियंस तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा होगा, क्या चीज़ ऐसी है जो कि आपने वहाँ जाकर फील की, जिसको आपको देख के लगा कि यार मुझे बार बार यहाँ पर सिर्फ इस मकसद के लिए आना है? वहाँ के लोग, वहाँ का एरिया, मैंने सुना है कि जो पहाड़ी इलाकों के लोग होते हैं बहुत मेहमान नवाज होते हैं, बहुत खूबसूरत, बड़े दिल के प्यारे लोग होते हैं। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ लोगों के साथ? वहाँ एक तो ये कि पहाड़ी इलाकों में अल्लाह की तरफ से हमें एक तोहफा है, गॉड गिफ्टेड है बेशक। वहाँ पे हमें हर तरह का फ्रूट्स वहाँ पे इतने जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं कि यहाँ हम फ्रेश होते हैं, और बिल्कुल उन्होंने अपने घरों में लगाए होते हैं। सही बात है, हर घर में क्यारी होती है, हर घर में। और ख़ास तौर पे जब मैं जाती थी, गई हूँ अभी लास्ट टाइम भी, तो लोग जब देखते थे कि आए तो वो कहते थे हमारी तो बेटी आ गई है, हमारी बेटी आई है, और वो इस तरह सब करते थे। मुझे कोई नहीं होता था कि मैं अपने घर से बाहर हूँ, बिल्कुल भी। और लोग कहते थे आपको होम सिकनेस हो जाएगी, आपको घर की याद आ रही। कहते मुझे क्यों याद आएगी, मैं अपने दूसरे घर में बैठी हूँ, ये मेरा घर ही। क्या बात है, खूबसूरत। अच्छा ये बात वाकई मैंने भी फील की है, जब आप वहाँ जाते हैं बगैर किसी खूनी रिश्ते के, बगैर किसी, अब कहीं दुनियावी एतबार से भी आपको कोई रिश्ता नहीं होता, कोई दोस्त नहीं होता, कोई म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होता, लेकिन वो इस तरह से आपका इस्तकबाल करते हैं, इस तरह से वेलकम करते हैं, दे फील लाइक अ फैमिली बेसिकली। हमसा आप कब जा रहे हैं बाइक? अच्छा मुझे काफ़ी देर हो गई है। सबसे पहले तो बहुत ही खुशी हुई है इनसे मिलके मुझे, और बहुत अच्छी बच्ची है, और ये असल वुमेन एम्पावरमेंट है। मर्दों के साथ लड़ना और इस तरह करने की जगह अगर आप मर्द के शाना बशाना वैसा काम कर दिखाओ, तो आई थिंक ये वुमेन एम्पावरमेंट है। एग्जैक्टली, बीइंग अ फादर ऑफ 2 ब्यूटीफुल गर्ल्स माई सेल्फ, मुझे इनसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरा नहीं दिल कर रहा मैं इनको नाम से बुलाऊं, मेरा दिल कर रहा है मैं इनको बेटा कह के बुलाऊं। बहुत ही ये दिस इज रियल वुमेन एम्पावरमेंट। और मुझे ये बात करते हुए गूज बम्प्स हो रहे हैं, क्योंकि ये कहने में बहुत वो है, बड़ा मजे का लगता है, बट आई एम श्योर कि जब ये गई होंगी वहां पे और ट्रेवल करते हुए इन्होंने बहुत कुछ फेस किया होगा और बड़ा कुछ साथ होगा। आई एम श्योर कोई ना कोई कंपनी कर रहा होगा साथ इनको, अब्बा भाई कोई ना कोई होएगा, बट आई एम स्टिल इट्स आई थिंक इट्स समथिंग रियली ह्यूज, really different thing. और मैं इनके पेरेंट्स को सबसे पहले आई वुड लाइक टू सैल्यूट देम, जिन्होंने ये सब उनके साथ जो है उन्होंने इजाजत दी और उनके साथ दिया। और इतना बड़ा दिल होना चाहिए हमारे यहाँ पे पेरेंट्स का कि वो बच्चों को उनकी मर्जी से ग्रो करने दें। अच्छा देखिए, आपने इतनी खूबसूरत बात की कि माशाल्लाह 2 छोटी छोटी बेटियां जी, आपने इस चीज़ को अज्यूम अभी से करना शुरू कर दिया कि मैंने उन्हें किस तरह से इस मुआशरे में भेजना है, मैंने किस तरह से उनको आज़ादी देनी है। देखिए माँ बाप की इस किस्म की सपोर्ट आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, चाहे वो लड़की हो आई एम टुडे, जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, जहाँ आज आलिया बैठी हुई है, जिस चीज़ का क्रेडिट आलिया आज लेके आई हुई है, बेसिकली ये क्रेडिट है सिर्फ हमारे वालिदैन का। True that. तो हम अपने वालिदैन को हमें एक्चुअली फील ही नहीं होता ना, जिस चीज़ से हमें वो मना करते हैं हमें मना हो जाना चाहिए, बिकॉज जिस चीज़ से वो सोच रहे होते हैं, जिस एंगल से वो सोच रहे होते हैं, जिस दूर अंदेशी से वो सोच रहे होते हैं, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। लेकिन एट द सेम प्लेस हम नहीं भूल सकते उन लोगों को जो ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि गैरत के नाम पे, सो कॉल्ड इज्जत के नाम पे बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। आलिया हमारे सामने एक ऐसी एग्जांपल है। मेरे ख्याल से अब्बा आपके साथ गए थे, राइट? अम्मा साथ नहीं गई थी? नहीं, अम्मा नहीं गई थी, अम्मा का पीछे से सपोर्ट काफ़ी था। बैकबोन, माय बैकबोन। अच्छा तो अब्बा, मतलब अब्बा ने किस तरह, अच्छा ये देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बीइंग अ वुमन इस चीज़ को देखें तो हमें तो बहुत प्राउड फील होता है कि एक बच्ची जो है वो बाइक चलाकर नॉर्दर्न एरियाज़ को कवर कर रही है, लेकिन एट द सेम प्लेस बहुत से लोग इसको
ऑकवर्ड भी समझते हैं। तो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे रिश्तेदार, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगी, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोस रिलेटिव्स, भी बाइक पे बच्चे को भेज दिए, बाइक पे जा रहे हैं, इस किस्म के लोगों के लिए क्या कहेंगी? यही कहूँगी कि जब मैं किसी मकाम पे खड़ी हो जाऊंगी तो फिर ये जो सारी बातें हैं ये आपके पास वापस लौट के ही आएंगी। Yes. मुझे यहाँ तक ये सुनने को मिला कि हमें तो पसंद मीन्स के एक होता है ना कि आप इनडायरेक्ट आप बात कर रहे हैं मुझसे कि नहीं पसंद, सीधा मेरे फेस पे हमें तो पसंद ही नहीं है तुम ये बाइक चलाती हो, हमें तो अच्छा नहीं लगता, कौन ये है क्या आप? लड़कों वाला आपने शौक सिर्फ है। एक सवाल करना उनसे, कौन है आप? अच्छा, That's मैं यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ों को कभी आपने दिल से नहीं लगाना। आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली, और जब मैं culinary कर रहा था तो मुझे मास्टर्स culinary करते हुए मुझे बावर्ची का टैग दे दिया गया था। मतलब कि मेरे गिरदो नवा में मेरे बड़े करीबी लोग कहते थे लोग डॉक्टर बनते हैं, लोग इंजीनियर बनते हैं, बावर्ची बनने चला गया। Exactly. तो आपने अपना जो आप करना चाहते हैं आपने उसके ऊपर आपने बिल्कुल पक्के से लगे रहना है और अच्छे तरीके से, और आप बाकी इंशाल्लाह अल्लाह के सुपुर्द अच्छा, कर दें। हमसे देखिए कंसिस्टेंसी और मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज्यादा Exactly. जरूरी होती है। बिल्कुल true देखिए that. मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम कुछ करें, भी काम कर रहे हो, आप उस काम में इतने एक्सपर्ट हो कि आपको कोई मीट ना कर सके उस पॉइंट पे। एग्जैक्टली आप ऐसे पॉइंट पे आप अपने आर्ट को, आप अपने क्राफ्ट को ले आओ कि आपको हराना मुश्किल हो जाए। Yes. देखिए, एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होने के लिए आपको विजन की और डेडिकेशन की ज्यादा जरूरत होती है, ना कि आपको पैसे की जरूरत हो। एक आप घर से बहुत छोटे से स्केल से भी बहुत बड़े बड़े वंडर्स किए हैं लोगों Exactly. ने। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने बहुत छोटे स्केल से शुरू किया, कॉन्सेप्ट डिफरेंट था, प्रोडक्ट डिफरेंट था। खवातीन ने मेरे जितने सोशल मीडिया पोडियम्स हैं उन पे वो खवातीन इस टाइम मौजूद हैं, हैट्स ऑफ टू देम, कि वो अपने, अब शोहर उनको अंडर एस्टिमेट करते थे एक टाइम पे और उनसे ज्यादा अर्न कर रही हैं वो। और ये नहीं कि अब उनके दिमाग खराब हो गए हैं या कुछ, वो अपने हावी हो गई हैं फैमिली पे। ये एक ऐसा देखिए ना, वो अपने पूरे घर को समेट के बैठ गई हैं। हमसे मुझे लगता है लेट देम डू, ये हाँ। पॉलिसी अगर हम सिर्फ एक दफा मौका दें, गिव अ ट्राई। True that. आपके घर में अगर माँ बहन है, बच्चियां हैं, कोई भी ऐसी अगर आप खातून को देखते हैं वो कुछ करना चाहती है, उससे आपका कोई भी ताल्लुक है, वो आपकी बेटी है, वो आपकी बहू है, वो आपकी बहन है, वो आपकी बीवी है, व्हाटसोएवर, आप एक दफा मौका दें। खवातीन इस किस्म का सोचती है कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं जाती, बशर्ते कि वो कुछ करना चाहें, तो एक दफा उन्हें करने का मौका जरूर दे। घर में जितने भी लोग हैं, देखिए मुझे लगता है कि ये दुनिया, मैं समझती हूँ, मैं अपनी इस पॉलिसी को अपनी जिंदगी में बहुत इंप्लीमेंट भी करती हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये इतनी गलत बात है कि हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ना हमें वो खाने के लिए देते हैं। ये ऐसी बातें जो कि टिपिकल हम डिस्कशन में करते हैं। मैं मॉर्निंग शो में इस तरह की गुफ्तगू क्यों कर रही हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आम रूटीन में लोग इसी तरह की बात करते हैं। Exactly. लोग इस तरह की बात सुनना चाहते हैं, तो मैं क्यों यहाँ पे बस वो टिपिकल वर्ड्स बोलूं कि नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे कर ले, वैसे कर ले। नहीं, जो दिल में आता है वो करें, जैसे दिल में आता है वो करें। बाद में यही लोग आके कर लेने की कोशिश करते हैं कि हम तो आपके रिश्तेदार हैं, आपको ना पहले आपकी इनिशिएटिव को या आपके इस बोल्ड स्टेप को टैबू बना दिया जाता है कि अल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर दिया लड़की, और लड़के भी, लड़कों के लिए भी। अब जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, जब मैंने नियो के साथ मॉर्निंग शो शुरू किया था तो वो एकदम मेरी बहुत बड़ी ना एक वेव फैमिली में आ गई कि मुंडा चमचा फाड़ के एक स्क्रीन पे खलो गया। मैं क्या यार, डिग्री करके मैं आया हूं, मुझे जो मैं करना चाह रहा हूं मुझे करने दो। एंड ग्रेजुअली वही लोग अप्रिशिएट करते हैं, मुझे स्टॉक करते हैं वो सारे पोडियम्स पे कि अच्छा अब ये इस चैनल पे, अब यहाँ शो कर रहा है, अब यहाँ शो कर रहा है, अब ये कर रहा है, वो कर रहा है। और ये वो लोग थे जो पहले बातें बनाते थे। तो ये चीज है कि अगर आप डेडिकेटेड हो, अगर आपका एक दफा आपने टारगेट सेट कर लिया है तो बस आपने लगे रहना और आप अपनी मंजिल पे जरूर पहुंचते हो। बस डिसीजन लेना, एक दफा स्टेप लेना, पहला स्टेप लेना, बस यही काम होता है। उसके बाद यकीन करें इर्द गिर्द राइट लेफ्ट के लोग खुद ब खुद ही आपकी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, खुद ब खुद ही वसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि जो लोग शुरू में क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं ना, बाद में कहते हैं वो हमारा ये लगता है, हमारे इस तरह। और मैंने खुद देखा है कि मैं जब कहीं स्पीच करती हूँ या कुछ मोटिवेशन लेक्चर दे रही होती हूँ किसी को, तो वो पीछे खड़े क्लैपिंग कर रहे होते हैं मेरे लिए कि ये हमारा ये लगता है, और इस तरह से। और यही उनका काम है, ये तालियां ही बजाना दरअसल उनका काम है। एक बात यहाँ, जहाँ मुझे लोगों ने क्रिटिसाइज किया, 100 में से 10% लोगों ने किया होगा। अब इतने लोगों, जितने भी बाइकर्स कम्युनिटी है, वैसे ही जो टूरिस्ट हैं, उनको इतनी मोटिवेशन मिली है मेरी इस बाइक चलाने से कि वो खुद अपनी बेटियों को, उन्होंने बाकायदा मेरे सामने कहा कि नहीं हमने आपके पास लेके आना है, आपने उनको बाइक सिखानी है और हम उनको अलग से अपनी बाइक लेके देंगे। अभी बहुत से बाइकर्स ने स्टार्ट कर दिया कि अपने बेटियों को अपने पीछे बैठा के लाते हैं कि इनको आहिस्ता आहिस्ता हम स्पीड दें कि नहीं ये देखो ये लड़की भी तो चला रही है ना, तो इसके साथ आगे। और एक जगह ऐसा पॉइंट आया कि बहुत ज़्यादा डेथ जो थी ना, स्टीपनेस थी,
तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का भी काम और था, क्रेन्स वगैरह खड़ी हुई थी और कोई मतलब कि वहाँ पे इंसानों का कोई concept नहीं था। जाए तो रास्ते में वो नहीं, डैम गिलगित नहीं, कश्मीर है, कश्मीर से नूरी टॉप का एक रास्ता आता है, नूरी टॉप से हम सीधा जलकट बाबूसर टॉप वाली, वो शॉर्टकट एक तरह से आप कह लें। तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन और थी, हम थोड़ी देर बाइक्स वहाँ पे हमने कर दी कि इनको थोड़ा सा ना कूल डाउन करें। अब मैंने मास्क वगैरह पहना हुआ था, सब इजी काम कर, मैंने मास्क उतारा, ओह ये लड़की है, ये लड़की है इस तरह से हमने कहना शुरू कर दिया। अब वो मेरे बाबा पीछे ना खड़े वीडियो वगैरह बना रहे थे, तो इस तरह से ना बहुत ज़्यादा मुश्किल चढ़ाई थी और बहुत बड़े बड़े स्टोन्स पड़े, एक तरह से आप कह लें कि मैंने स्टेयर्स के ऊपर बाइक चलानी थी, इस तरह था। तो अब मैं बाइक जब मैंने चढ़ाना शुरू की ना, तो मेरी बाइक बंद हो गई एकदम से। मैं परेशान, क्योंकि चढ़ते हुए अगर हमारी बाइक बंद हो जाए ना तो उसका बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब जितने भी खड़े थे उन सब ने, बाबा पीछे खड़े थे, उनसे कहना शुरू कर दिया कि आप इस बच्ची को उतारो, ये नहीं कर सकेगी, आप खुद आओ, खुद चढ़ाओ, ये बच्ची गिर जाएगी। मैंने कहा नहीं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, ये आप कैसे कह सकते हैं मैं नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने उन्हीं के सामने वो बाइक चढ़ाई, तो वो कहते ये लड़की कर जाएगी, ये लड़की कुछ करेगी, ये स्पेशल है। माशाल्लाह, हैट्स ऑफ टू यू। और आपको पता है इस पॉइंट पर आकर जब लोग आपको कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, वो जो एनर्जी आपकी बूस्ट होती है ना एट दैट टाइम कि येस आई कैन डू इट, मैं ही कर सकती हूँ, तो लोग जो आपसे कहते हैं ना कि आप नहीं कर सकते, इसको पॉजिटिविटी के तौर पे लिया करें कि येस आई कैन डू इट, मैं ही कर सकती हूँ। तो आप लोग तो तनकीद करेंगे, तनकीद बरा इस्लाम का काम नहीं है, सिर्फ तनकीद ही इनका काम है। इस पर मजीद भी बात करेंगे, आलिया सिंह की स्टोरी डिस्कस करेंगे, हमजा से भी हमारी बातें जारी है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज़ बहुत अच्छे से किया होगा। अगर नहीं किया तो सोच लें इस चीज़ को कि अगर आप सुबह उठेंगे, और सुबह उठना मुझे लगता है कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक दिन 5-6 बजे नहीं, रोज़ाना कहती हूँ, सिर्फ 7-8 बजे उठकर देखें और इस चीज़ को फील करें कि सुबह कितनी खूबसूरत है। और सुबह अल्लाह ने बनाई उठने के लिए, रात सोने के लिए। रात की 1 घंटे की नींद दिन की 4 घंटों की नींद के मुताबिक होती है। अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें, चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहे हैं, थैंक यू सो वेरी मच। अगर इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो ये आउटफिट है बाय स्वीट 16, आपको अमाना मॉल में विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप स्वीट 16 को विजिट कर सकते हैं। प्रोग्राम में आज का प्रोग्राम मेरे लिए तो बहुत इंस्पायरिंग है, मतलब एक ऐसी पर्सनालिटीज़ मेरे साथ मौजूद हैं जो कि यंग भी हैं, इस तरह का सोचती हैं जो कि आप और मैं आमतौर पर नहीं सोच सकते। तो प्रोग्राम के आगाज़ से लेकर अब तक थोड़ा सा मुनफरिद डिफरेंट सोचना पड़ेगा, दैट इज़ कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि एक आइडिया आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। मेरे साथ मौजूद है, आपका तारुफ करा देती हूँ, आयशा जमा मेरे साथ मौजूद है, आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये बिजनेस ग्रोथ कंसल्टेंट है बेसिकली। इसके अलावा CEO ऑफ स्किल्स टुडे है, ई लर्निंग एंड ई कंसल्टेंसी प्लेटफॉर्म को भी ये बहुत अच्छे से लेके चल रही है। इसके अलावा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं यंग एमर्जिंग लीडर इन बिजनेस समिट 2019। इनको खुशामदीद कहते हैं। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो कि मैं दे सकी, अब डिटेल में इनसे डिस्कस करते हैं कि इनका क्रेडिट क्या है, जिंदगी में ये क्या कुछ कर चुकी हैं और आपके लिए कहाँ पर एग्जांपल कोट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सुबह आप उठ के आई हैं, सबसे पहले तो आपका बेहद शुक्रिया। वैसे आप अर्ली राइजर हैं? मैं बड़ी मुश्किल से अर्ली राइजर हूँ। बड़ी मुश्किल से अर्ली राइजर? अच्छा, अगर बिजनेस कंसल्टेंसी की बात करें तो अनफॉर्चुनेटली हम आगाज़ में बात कर रहे थे हमजा भी और आलिया भी कि हम ये एफिलिएट करते हैं कि कुछ चीज़ें हम मार्केट पे देखते हैं कि वो सिर्फ मर्द हजरात कर सकते हैं, हम एक्सपेक्ट नहीं करते, या यूँ कहें कि हमारा माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अब ऐसी एग्जांपल्स, फॉर एग्जांपल आयशा आपकी एग्जांपल हमारे साथ मौजूद है, कब आपने काम का आगाज़ किया और जब आगाज़ किया उस वक्त क्या सोचती और आज आप इस हवाले से क्या सोचती? तो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने। मेरे करियर का आगाज़ हुआ था 2013 में। आज से तकरीबन 7 साल पहले, व्हेन आई वाज जस्ट अ स्टूडेंट माई सेल्फ। और उससे पहले मैं भी बहुत डरी सहमी सी, विजनलेस एक स्टूडेंट थी कि अच्छा ठीक है यार, पता नहीं क्या करना है ज़िंदगी में। सो 2013 में आई स्टार्टेड, और उस वक्त मेरा तो ये क्या कह लें कॉन्फिडेंस लेवल था अपने ऊपर कि यूनिवर्सिटी में वो होते हैं ना नोटिस बोर्ड्स, वहाँ पे किसी कंपटीशन का नोटिस लगा हुआ है, अच्छा ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ का ये कंपटीशन हो रहा है बिजनेस आइडिया। मैं इवन उसकी तरफ देखती भी नहीं होती थी कि यार मैंने क्या करना है मैंने। हाँ, और ये स्टिग्मा जो आपने बताया, ये मजाक में जो हमने चीज़ें फैला दी हुई हैं, ये माइंडसेट डेवलप करती हैं। मेरे भी जहन में यही था कि यार मैं बंदी हूँ, मैंने क्या बिजनेस करना है, मैंने क्या करना है। खुद इवन ये सोचते हैं बिल्कुल ऐसे ही। ये जो जोक्स हैं इससे मेरा इसलिए बहुत ज़्यादा, मैं हमेशा कहती हूँ कि अल्फाज का असर होता है, वो चाहे आप नसीहत की सूरत में करें, वो चाहे आप जॉब की सूरत में करें, ये असर करती हैं।
सो दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। और मैंने शुरुआत ऑब्वियसली अपनी जॉब वगैरह से की थी, और मेरी पहली इंटर्नशिप थी यूनिवर्सिटी में ही थी मैं। तो उसके बाद क्या हुआ था, वो जो मेरे सीईओ थे थोड़ा सा मेरे से खफा हो गए थे। मुझे रीज़न कभी समझ नहीं आई, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट्स दिए थे मैंने हमेशा उससे ज़्यादा मीट किया था। आई स्टार्टेड आउट एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, और मैं मार्केटिंग की स्टूडेंट भी थी, तो मेरी फील्ड से थोड़ा रिलेट करता था। तो उनको ये लगता था कि मैं उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रही। और मुझे ये समझ नहीं आती थी कि यार आपको रिजल्ट मैटर करना चाहिए, ना कि ये कि कोई बंदा आके आपकी गुलामी करे। सो बहुत सारी चीज़ों में मैं बहुत ज़्यादा क्या कह लें डिसअपॉइंटिंग बातें नहीं यहाँ पे कोट करूँगी, क्योंकि वो पोर्शन बहुत थोड़ा सा होता है। कुछ अरसे बाद जब आप पलट के देखते हैं तो यू फील वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ कि यार वो जो छोटे छोटे बीच में मसले आ रहे थे ना, और जो मैं बैठ के सुन रही थी आलिया के बारे में भी कि जो लोग क्या कहेंगे, जो रिश्तेदार होते हैं। मेरा क्योंकि काम इस तरह था, क्योंकि मेरी ऑनलाइन फील्ड थी और मैंने ऑनलाइन ही मार्केट करना होता था, मैंने ऑनलाइन जो प्रोजेक्ट्स लेकर आने होते थे। मेरे घर में कोई आते थे रिश्तेदार अल्लाह ताला उन सबको खुश रखे। सो दे वर लाइक कि लड़कियों का क्या काम है रात भर लैपटॉप पे बैठे रहना, ठीक है। तो इसको देखा करो ये क्या करती है। इस टाइम बच्चे जो है ना नेट पे पता नहीं क्या करते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो मेरी अम्मा माशाल्लाह बड़ी हिम्मत वाली है, वो हमेशा उन्होंने समझा और साथ दिया। तो वो कहती थी कि भाई वो काम कर रही है, और मुझे वो कहती थी बेटा तुम सिर्फ जाओ मिलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, उसके बाद आगे तुम अपना काम करो। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ था। तो खैर आज वो बीच में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ में मसले, ये वो सारा कुछ। उसके बाद टुडे दे आर लाइक कि मेरी भांजियों का किसी का, मतलब भांजे जो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स हैं, उनका फ़ोन आएगा एंड दे आर लाइक कि ना अम्मी कह रही है जो आयशा ने किया ना वो कर लो। एंड दे इवन डोंट नो व्हाट इज डूइंग, बेसिकली व्हाट शी इज डूइंग, और उन्हें ये नहीं पता होता, बट वो देखते हैं कि आपने किस तरह से काम किए और आप किस तरह से कामयाब हुई हैं, बस वही काम करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। टीवी पे कोई प्रोग्राम आ रहा है, कोई इंटरव्यू आ रहा है, नाउ दे लुक एट इट, और मैं फिर भी तहे दिल से उनकी शुक्रगुजार हूँ कि चलें आज ही सही उन्होंने एक्नॉलेज तो किया। इस वजह से उनकी बच्चियों के लिए तो आसानी हो रही है। उन्होंने ये भी बातों को तो नहीं पता, शायद आज ये प्रोग्राम देखेंगे पता चलेगा। तो मैंने तो अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं की थी, ठीक है। इन द परसूट ऑफ फॉलोइंग माई पैशन आई टोटली रिस्पेक्ट द प्रोफेसर दैट आई मेट एट माई यूनिवर्सिटी। बट मुझे समझ आ गई थी कि अगर मैं अपने 4 साल कंप्लीट करने में लगाती हूँ, या मेरे जो कुछ बीच में सब्जेक्ट्स मिस आउट हो गए थे बिकॉज ऑफ माई एक्टिविटीज़, बिकॉज ऑफ मी ट्राइंग टू सेट अप अ बिजनेस एंड मेकिंग माई सेल्फ लुकिंग लाइक अ फूल एट दैट टाइम, तो उसके बाद जो था मुझे लगा था कि अगर मैंने मज़ीद टाइम गुजारा तो मैं दुनिया से बहुत पीछे रह जाऊंगी। सो मेरा कुछ देखने का तरीका भी इस तरह से था। और मेरे घर वालों को इवन एक साथ बाद पता चला था कि मैंने डिग्री बीच में ही ड्रॉप कर दी थी, और तब मुझे बताना बड़ा फेवरेबल हो गया था ये। बल्कि मैं कभी भी ड्रॉप आउट होना प्रमोट नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिग्री लेने से बहुत ज़्यादा है। क्योंकि इसमें आपको एक माइंडसेट ऐसा चाहिए कि आप जो है मजाक उड़ना बर्दाश्त कर सकें, डांटे बर्दाश्त करें, हर दूसरे तीसरे बंदे से आप ये सुन सकें कि यार 1 साल ही तो रह गया था डिग्री कंप्लीट कर लेते, 2 साल ही तो रह गए थे डिग्री कंप्लीट कर लेते। ये आप तब रिवील करें जब आपके पास जो है ना कंसिस्टेंट इनकम हो, क्योंकि एट द एंड आपसे एक्सपेक्ट वही किया जा रहा होता है। ज़िंदगी का मकसद, विजन, कामयाबी, लोगों के काम आना, ये लोगों को समझ नहीं आएगा अगर आप पहले अपने घर वालों के काम नहीं आए, अगर आपने उनको खुश नहीं किया। और वैसे हदीस मुबारक भी है ना कि तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। और बड़ा अच्छा नुस्खा है। आपकी बात को मैं इंटरप्ट इसलिए भी कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पर ये एक पॉइंट ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने कहा कि यूनिवर्सिटी से गुजरते वक्त स्ट्रिक्ट बोर्ड पे लगा हुआ एक पोस्टर पढ़ना आपको इंटरेस्ट नहीं होता, आप नहीं करते हो, लेकिन ज़िंदगी में किसी भी पॉइंट पर आकर ज़रूरी नहीं कि आप बचपन से उस चीज़ को कीप इन माइंड रखें कि मैंने ये बनना है, मैट्रिक, इंटर, यूनिवर्सिटी। ज़िंदगी के किसी भी पॉइंट पर आप ये सोच सकते हैं कि आपने कुछ मुनफरिद करना है, आपने कुछ अलग करना है। आपकी एक नई सोच कभी भी किसी भी वक्त कहीं बैठे किसी तरह भी आपके दिमाग में आ सकती है, बशर्ते कि उसको इम्प्लीमेंट करने का जज्बा, वो डिवोशन, वो डेडिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए। आयशा, वो एक पॉइंट तो चले आपने हमसे शेयर किया कि वो एक पॉइंट कौन सा था व्हेन यू केम टू रियलाइज कि यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकती हूँ, बाकी सब नहीं कर सकते। लेकिन अब ज़िंदगी के जिस मकाम पर आप हैं, अगर पीछे मुड़ के आप देखते हैं आपको खुशी होती है, लेकिन वो जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग अब सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, जो ये फेस कर रहे हैं, लेकिन उसका दौरानिया तवील हो जाता है। कुछ आपके लिए वो कम टाइम होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वो दौरानिया ज़्यादा हो जाता है। उनके लिए आप क्या कहेंगी, किस तरह से टैकल करना चाहिए इन चीज़ों को? उनके लिए मैं फिर ये करूँगी कि थोड़ा सा मज़ीद मैं फ्लैशबैक्स में जाऊँगी। मेरे अब्बा जो हैं वो लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्हें पता नहीं था कि गुर्बत, पॉवर्टी क्या होती है। मेरी अम्मा कराची की है, मेमन है, और मेरे नाना अब्बू की ऑयल मिल थी, वो भी बड़े ठीक ठाक फैमिली से थी। लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज, और मैं अपने बहन भाइयों में सबसे लास्ट बच्चा हूँ।
मेरे दादा अबू का नाम था अलादीन, मैं अपना कहती हूँ मैं अलादीन का आखिरी चिराग हूँ। ठीक है। सो जब मैं पैदा हुई तो मेरे आने के बाद पता नहीं क्या एक वो बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्रंच है और फिर इस तरह से आना शुरू हुआ, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, बहुत महंगी पड़ गई पता नहीं मैं घर वालों को। अच्छा। सो दैट जब मैंने अपनी होश संभाली तो मुझे नहीं पता था कि एक अच्छा मिडिल क्लास फैमिली भी क्या होती है। और मैंने वो भी टाइम देखा है जब लिटरली मैंने अपनी सिस्टर से पूछा ना कि अच्छा वो ईद आ रही है आपकी, तो ईद के कपड़े मैं आई एम जस्ट अ किड ऑफ 3 या 4 क्लास में पढ़ रही हूँ एंड शी इज़ लाइक कि तुम ऐसा करो, तुम ना अल्लाह ताला से मांग लो बैठ के ना, जाए नमाज बिछा लो और अगले 1-2 दिन बाद ईद है। सो आई एम काइंड ऑफ टू यंग टू अंडरस्टैंड दैट, बट इन अ वे आई अंडरस्टैंड कि यार ये जो कह रही है ठीक कह रही है। एंड आई लिटरली स्प्रेड माई जाए नमाज एंड आई एम सिटिंग देयर एंड आई एम लाइक कि अल्लाह ताला ईद आ रही है तो मेरे सारे फ्रेंड्स ने नए कपड़े पहनने हैं और मुझे जो है ना आप दे दें। हाँ आप मुझे दे दें। सो हमेशा ईद पे कहीं ना कहीं से कोई गिफ्ट आ जाता था, कुछ हो जाता था और मेरी अम्मा ने हमेशा ये चीज़ ज़हन में डाली थी कि बेटा जो चीज़ आपकी जो अपनी झोंपड़ी है ना वो किसी के महल से बहुत बेहतर है क्योंकि वो आपकी है। बचपन से उन्होंने ना तरबियत ऐसे की कि किसी की जो चीज़ अपनी नहीं है ना उसको हमने कभी निगाह भर के भी नहीं देखा। अपने घर में खाने को रोटी नहीं है लेकिन अगर किसी के घर से बिरयानी पकने की खुशबू आ रही है, मेरी दोस्त है मैंने उससे मिलना जाए, उसके घर नहीं जाती थी कि यार ये लोग खाना खा के फारिग हो जाएं फिर मैं उसके बाद जाऊंगी जो भी मेरा काम है। बचपन से उन्होंने बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ब्रॉटअप किया रहा, बहुत ज़्यादा उन्होंने खुददारी सिखाई। और बहुत से लोग जो कि अब मुझे शायद टीवी पे देखते होंगे उन्हें पता चलता होगा कि अच्छा जब ये बंदी स्कूल में थी ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे तो थी ही लेकिन क्या ये पे भी नहीं कर सकती थी। तो वो जो लंबा दौरानिया वो मैंने बिल्कुल वो भी मैंने फेस किया हुआ है। मेरी स्टार्ट ऑफ द स्कूल से लेके FSC तक ये मामला चलते रहे और क्योंकि मेरे अब्बा को बीच में हार्ट अटैक भी हुआ था और बहुत सारे मसले ऊपर नीचे, फिर हमारी जो जायदाद थी वो पता नहीं किन के हाथों चली गई, मैं नाम नहीं लूँगी। सो खैर ये तमाम मामला हुए और FSC में फिर जाके जिसे आप कहते हैं ना कि एक्सट्रीम हो जाती है। चलें तब तो फाइनेंशियल जो था ना मसला था लेकिन उसमें ये था कि एटलीस्ट आई वॉज अ वेरी ब्राइट किड, स्टडीज़ में फ़र्स्ट आना और ये सारी चीज़ें, मुझे पता नहीं था कि सेकंड भी आते होते, तो एटलीस्ट मेरा उसकी वजह से कभी किसी ने सोचा नहीं, मैं फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे वैसे भी होती थी, पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अल्लाह ताला ने ना वो सफ़ेद पोशी का बहुत भरम रखा और मुझे पता है मेरे पास एक ही यूनिफॉर्म होता था और एक ही वो जूते होते, मेरी कोशिश होती थी कि 2 क्लासेस एटलीस्ट इसी से कंप्लीट हो जाएं। सही है। तो FSC में फिर ये हुआ कि मेरा कुछ मुझे मेडिकल सिचुएशन इस तरह से आई, वो शायद मेरा बर्न रेट आ चुका हुआ था बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त करके एज अ किड और फिर स्टडीज़ करके और फिर सब कुछ, तो मुझे हाइपोग्लाइसीमिया मेडिकल कंडीशन है जिसमें शुगर लेवल एकदम से ड्रॉप कर जाता है। Exactly. मेरे साथ मसला ये था कि मेरा BP लेवल भी बहुत जल्दी ड्रॉप कर जाता था। तो अब वो जो मैं स्कूल में एक ब्राइट किड थी, डिबेटर थी, ठीक है, नात कंपटीशन वाली, वो बच्ची जिसको कॉन्फिडेंस बेतहाशा था पब्लिक का, तो वो हाइपोग्लाइसीमिया की जो 6 माह तक मेरे साथ जो कंडीशन रही उसमें मैं बार बार फेंट होती रहती थी। मैं अपनी एकेडमी जाती थी तो मैं एम्बुलेंस में घर वापस आ रही होती थी और फिर मैंने कॉलेज भी मैं सही तरीके से अटेंड नहीं कर सकी और वो बार बार होने से क्या हुआ था कि मुझे इतना ज़्यादा मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया था क्योंकि मुझे जो मैं पढ़ती थी वो भी समझ आना बंद हो गया था। अच्छा, मैं यहाँ पे कुछ ऐड करूँगा। जिस तरह बहुत ही खूबसूरत इनकी ज़िंदगी की स्टोरी रही है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स थी एंड नाउ शी इज़ अ सक्सेसफुल लेडी। ये जो जिस तरह बता रही हैं कि इनका शुगर लेवल ड्रॉप कर जाता था और ब्लड प्रेशर ड्रॉप कर जाता था, हमारे यहाँ पे टीन्स में बच्चे नॉर्मली एंग्शियस हो जाते हैं, एंग्जाइटी के पेशेंट हो जाते हैं और वो कहते हैं लो तुम्हें क्या होना है, अभी तो तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें डिप्रेशन क्यों होना है, ये कोई उम्र है, ये तो हंसने खेलने की उम्र है। पर वो डायग्नोज करके बच्चों को ट्रीट करना उस टाइम पे और उनको एक बेहतर इंसान बनाना, कुछ बच्चे इसको ओवरकम नहीं कर सक रहे होते और वो गलत चीजों की तरफ अपने आप को इंडल्ज कर लेते हैं और कुछ लेना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कर सकते। हम तो देखिए हम ऐसे करते हैं, बच्चा है इसके साथ ये चीज हो नहीं सकती, ये प्रॉब्लम हो नहीं सकती। एक्चुअली पता है क्या है, हम अपने प्रोग्राम में ये मॉर्निंग शो जो है लाहौर रंग का, हम सेलेब्स को बुला सकते हैं, हम बुला कर डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन आलिया और आयशा आप जैसी बंदियां और उनकी सक्सेस स्टोरी इस प्रोग्राम का बेसिकली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उन तमाम लोगों के लिए जो हमें स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं। आयशा मैं हम वक्त हमेशा पाबंद होते हैं, वक्त थोड़ा कम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से ये स्टोरी को कंप्लीट करें ताकि कुछ टेक्निकलिटीज़ भी आपकी बिजनेस की हम वो भी डिस्कस कर सकें और देखने वाले ज़्यादा इंस्पायर हों। श्योर। तो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वहाँ पे फिर मेरे साथ ये हो चुका था कि मैं स्टेज को पसंद करने वाली बंदी थी, मैं लोगों से भागती थी और मैं कॉलेज पे नहीं जाती होती, तो मैं घर पे रहती थी और मैं टोटली चेंज हो गई, बिल्कुल चेंज हो गई थी। और उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ था कि
उसके बाद फिर एक डिप्रेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और मेरे साथ एक टैग लग गया हुआ था, ये तो बीमार बंदी है, इसको जब पूछो क्या है तो ये ठीक नहीं है। घर जाते हैं, ठीक है, घर जाते हैं इसको तो ये सोई पड़ी होती है, उन्हें पता नहीं था सोई नहीं होती थी, मेरा BP लेवल ड्रॉप हुआ होता था और मेरे से उठा नहीं जा रहा होता था। सो दैट वाज अ वेरी क्या कह लें कि टेस्टिंग टाइम, मैं ये नहीं कहूँगी बैड टाइम, क्योंकि अल्लाह ताला चाह रहे थे कि वो ज़रा मेरी बिल्डिंग जो मैंने बनाई है ना, इन होप्स पे कि फेलियर्स नहीं आते, ठीक है, कहीं ना कहीं से इंसान की जो है ना लक चल जाती है, चलो पैसों के हवाले से नहीं तो कामयाबी के हवाले से तो है, वो सारा अल्लाह ताला ने बिल्कुल डिमोलिश किया उस इमारत को, और फिर मुझे दोबारा से उसके ऊपर बनाना शुरू किया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर से वो चीज़ें निकलना शुरू हो गई कि यार ठीक है, इट्स लाइफ, कितनी देर तक मैंने ऐसे रहना है। और वहाँ से 2011 से बल्कि 2010 से लेके 2013 तक का ये सफ़र था, जिसमें अब मेरे पास फाइनेंशियल मसल भी नहीं है, मेरे पास कोई कामयाबी की भी अब मुझे कोई मसला नज़र नहीं आ रहा। और मज़े की बात मैं आपको यहाँ पे लास्ट ही ऐड करती हूँ कि बच्ची बड़ी हो रही है ना, इसलिए उसका ध्यान हट गया पढ़ाई से। बच्चे बड़े होते हैं ना, नए नए जवान होते हैं, तो इधर उधर ध्यान चले जाते हैं, और दिस वाज वेरी किलिंग फॉर मी। सो टेस्टिंग टाइम आएगा, ट्रायल आएगा, लेकिन अल्लाह ताला ने हमसे कोशिश मांगी, क्योंकि नतीजा उसने डिसाइड किया कब देना है, क्या करना है। ऑलवेज बिलीव इन हिज टाइमलाइंस एंड ही विल रिटर्न यू मेनी फोल्ड्स। एंड बिलीव इन योरसेल्फ स्पेसिफिकली। सबसे अहम बात है, अगर एक मैं सोचती हूँ कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं ये सोच किसी के अंदर इंडल्ज नहीं कर सकती, इवन तो कि आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन आप शायद ये चीज़ उन तक भी उस तरह से नहीं पहुँचा सकते। आपने कर सब बहुत मेहनत की, वो एक पॉज की सी सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आई, लेकिन वो हमारे माशरे के जो टैबूज हमने बनाए हुए हैं कि बच्ची का ध्यान हट गया है, मसाइल है, बच्ची को ये मसला नहीं हो सकता, इन चीज़ों को क्रिटिकली देखना पड़ेगा। लेट देम डू वाली पॉलिसी अपनी ज़िंदगी में बच्चों के साथ साथ इर्द गिर्द लोगों के लिए भी अपनाएं, जो वो करना चाहते हैं उन्हें करने दें, मत अपना ओपिनियन इम्पोज करें उन पे। आलिया, आप क्या कंक्लूड करेंगी? कैसे देखिए, आप जैसी बहुत सारी बंदियाँ, बहुत सारी बच्चियाँ जिन्हें आपने इंस्पायर किया, वो आपकी तरह काम करना चाहती हैं, आपकी फैमिली में ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ होंगी, उन्हें क्या पैगाम देंगी इस हवाले से? अभी आयशा क्या, मैंने सारी स्टोरी सुनी, तो मैं भी जब कुछ नहीं थी, आई वॉज जस्ट कि बस एक मैं भी इनकी तरह नोटिस बोर्ड देखती थी, जो कंपटीशन हो रहा है मैं इसमें हिस्सा लेके क्या करूँगी। तो मैं जब भी किसी को देखती, किसी सक्सेसफुल पर्सन को, तो आई वॉज क्यूरियस कि इसकी स्टोरी क्या है। मैं हमेशा मेरा ये होता था कि यहाँ तक पहुँचा कैसे। अक्सर लोग होते हैं ठीक है पहुँच गया, हमें तो यही करना है, वो ये नहीं देखते कि वो जो स्टोरी जिन लेवल से वो गुजरा है, वो सारा मैं जब भी मुझे कोई पर्सन जो कोई पर्सनालिटी अट्रैक्ट करती थी, तो मैं सबसे पहले उसके बारे में कि इसका स्टार्टर क्या था और अभी कहाँ तक है, तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और इस तरह मेरे बाबा हैं, उनका स्टार्टर क्या था, उनका स्टार्टर पढ़ते पढ़ते जो है अभी तक मैं उसको रीड आउट कर रही हूँ कि नहीं, आसान नहीं होता कोई मकाम हासिल करना, बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और जो आसान होता है वो मकाम दरअसल होता ही नहीं है। आप ये भूल जाए कि आपको कामयाबी आसानी से मिलेगी। हमजा, we have these kind of ladies all around. Exactly. I'm so overwhelmed. Yeah. इतनी दो बेहतरीन खवातीन, तीन बहुत बेहतरीन खवातीन से मिलके, खवातीन का मतलब ये नहीं है कि आप लोग बड़े हो, मतलब ये एग्जैक्टली। तो मुझे बहुत खुशी हुई इन लोगों से मिलके, और मैं आज अपने बारे में बात नहीं करूंगा, आज मैं इनके बारे में बात करूंगा कि आप इनकी बात सुने और इससे इंस्पायर हो। Very true. इनसे इंस्पायर हूँ। दे हैव बीन थ्रू अ लॉट, आई हैव आल्सो बीन थ्रू अ लॉट इन माय लाइफ, बट इन माय ओन वेज। इन्होंने अपने तरीके से जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, और हर किसी एक सक्सेसफुल इंसान की स्टोरी होती है, वो स्टोरी जरूर देखा करें, क्योंकि अगर आप किसी मुकाम पे एक डेडिकेशन के साथ अगर आप कहीं खड़े हैं, तो उसके पीछे बहुत एफर्ट और बहुत सी मेहनत और बड़े एक्सपीरियंसेस अटैच्ड होते हैं, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई आज आप सबसे मिलकर और इतना बेहतरीन शो करके। हमें भी बहुत खुशी हुई है कि हम इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करें। मैंने दोबारा से कहा है कि मेरे प्रोग्राम में मेरी टीम की, मेरी प्रोडक्शन टीम की, मेरे प्रोड्यूसर्स की कोशिश हमेशा ये होती है कि ऐसे बंदों को यहाँ तक लेके आया जाए जिनको देखकर आप ये सोचे भी ना कि मैंने क्या करना है, बस कर गुजरें, बस फौरन से कर गुजरें। आइशा, टेक्निकलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस कंसल्टेंसी, तो ये ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लगता है, देखिए अब आपके पास बहुत सारे लोग ऐसे भी आते होंगे, दे हैव अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, मुखय्यर हज़रात जिन्हें हम कहते हैं, उनकी एज भी ज़्यादा होती है, किस तरह से कंसल्टेंसी दी जाती है, ऑनलाइन करती हैं, ऑफिसेज हैं, काम किस तरह से चला रही हैं, देखने वालों को बताइएगा। ज़रूर। इसमें जिस तरह आपने कहा था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि बिज़नेस करना चाहते हैं, उन्हें बिज़नेस जो है वो जेंडर बायस नहीं है, सोसाइटी जेंडर बायस्ड है। Exactly. पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है।
ये आइडिया, ये प्रोडक्ट, ये सर्विस, ये किसी एक खातून की है या कोई मर्द हजरात हैं, इसमें इट गोज़ इक्वली राइट अगर आपके पास राइट गाइडेंस हो, राइट पर्सन हो, राइट एजेंसी आपने हायर की जो कि आपको कंसल्ट कर सके। और दूसरा ये है कि सक्सेस स्टोरी बनाने के चक्कर में ज़रूरी नहीं है कि आप पहले स्टार्ट करें और बहुत सारा पैसा और टाइम सिर्फ इसलिए वेस्ट करें कि कल को मैं बता सकूँ मैंने कितना नुकसान उठाया है। जब आपको पता है कि राइट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि इसका भी आखिरत में हिसाब होगा कि आपके पास एक ज़रखेज़ ज़मीन थी, क्यों आपने उसको पहले उजाड़बंद बना के फिर उसके ऊपर दोबारा आपने एक बिज़नेस खड़ा करना चाहे, तो वो चीज़ें ज़ाया नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दुनिया जो है वो ऑनलाइन जा रही है और ये जो भी लॉकडाउन हुआ, जो एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन आई, इसने इतना ज़्यादा बिहेवियर डेवलप किया जितना शायद पिछले काफ़ी सालों में डेवलप नहीं हो सका था। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरी जो डोमेन है, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ ऑनलाइन मार्केटिंग बैकग्राउंड, तो मेरी जो बिज़नेस कंसल्टेंसी जो ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से है वो होती है बिजनेसेस की ऑफलाइन से ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन, और वहाँ पे उनके बिज़नेस की फिर ग्रोथ करना, उनकी राइट जो टारगेट ऑडियंसेस है उनको फाइंड आउट करना, उनके बिज़नेस प्रोसेसेस को भी इवन सेटअप सही करवाना, ऑटोमेशन करना। और अगेन जो आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात की है, इसमें मैं एक चीज़ कोट करूँगी, क्योंकि आई हैव बीन अ वेरी एक्टिव पार्ट ऑफ ऑल दिस स्टार्टअप कल्चर इन पाकिस्तान एंड हेयर एंड देयर। तो जब भी अगर आपको अपना आइडिया प्रोड्यूस करें, क्योंकि बहुत सारे जो यंग स्टार्टअप्स हैं उनकी ये शायद गलत फहमी है कि उनके पास पैसे आ जाएंगे तो बिज़नेस चल पड़ेगा। मैं हमजा की बात को 100% सेकंड करूंगी कि अगर आपके पास वो माइंडसेट, वो पैशन, वो विजन, वो कंसिस्टेंसी नहीं है, वो कमिटमेंट लेवल नहीं है जो रिक्वायर करता है, तो इन्वेस्टर के पैसे लेके जब आप ज़ाया करेंगे तो पूरी मार्केट में आपका नाम ख़राब होगा। बिल्कुल सही। सो हमेशा इवन मेरे अपने जब भी मैं कोई बिज़नेस स्टार्ट करती हूँ, मेरी ये कोशिश होती है कि बूट स्ट्रैपिंग मैं खुद करूँ, उसमें जो शुरू की जो इन्वेस्टमेंट है वो मैं खुद ही करूँ, क्योंकि मुझे एट द एंड ये होता है, अच्छा मेरा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट टेक है कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट भी लेनी है तो आपको उन लोगों से लेनी चाहिए जिनका विजन आपसे मैच करता हो, वरना होता है कि माइक्रो मैनेजमेंट हो रही है। Exactly. और बहुत सारी सैड स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं, कभी स्टार्टअप जिनको फंड किया वो नहीं सेटिस्फाइड है अपने इन्वेस्टर से, कभी इन्वेस्टर्स हैं उनका बिल्कुल जायज़ उनका गिला बनता है कि हमने अपना पैसा लगाया है और एट द एंड आपने उसमें कुछ जनरेट नहीं किया। इसमें मैं एक छोटी सी बात ये करूँगी फॉर दोज पीपल हु वांट टू गेट इनटू द बिजनेस साइड, कि अगर आप अपनी वो मॉन्टेसरी से लेके अपनी यूनिवर्सिटी तक पैसे लगा सकते हैं ना पढ़ाई पे, क्योंकि आपको यकीन था कि आपने पढ़ लेना है, अगर वही यकीन आप अपने बिजनेस पे करके उसी तरह से हार्ड एंड मनी नहीं लगा सकते, तो ये भूल जाएं कि कोई इन्वेस्टर आपको आके इन्वेस्ट करेगा। और क्योंकि बिजनेस जो है ना वो बाहर से बहुत अच्छा दिखता है कि यार क्या ज़बरदस्त बंदी है यार, दो बिजनेसेस शुगर कोटेड लगती हैं चीजें, बट एक्चुअली बहुत हार्ड वर्क इन्वॉल्व होता है किसी भी बिजनेस को, किसी भी तरह के काम को करने के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है। रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, आपको ये देखना चाहिए कि मार्केट में क्या चीजें चल रही हैं और आप तैयार रहे मेंटली, फिजिकली, इमोशनली इस चीज के लिए कि आपको जिंदगी में क्या क्या फेस करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच टू यू, बहुत मजे की प्रोडक्टिव डिस्कशन रही और मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा कि मैं कंक्लूड करूं प्रोग्राम को, लेकिन इस पॉइंट पर कंक्लूड करती हूँ कि जिंदगी में आपके फैसलों में मुस्तकिल मिजाजी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक फैसला लें, अगर वो गलत भी, इंसान अशरफुल मखलूकात है, गलतियां हो सकती हैं, अगर वो फैसला गलत भी हो गया तो उसको अपने हक में बेहतर कैसे बनाना है, ये आपका टास्क, ये आपका चैलेंज होना चाहिए। कंसिस्टेंसी के साथ चीजें करें, इंशाल्लाह कामयाबी आपका मुकद्दर जरूर होगी। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान सुहा अफजल को दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोविड की वजह से प्रिकॉशन जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।